नमस्कार साथियों, आज हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं उन विचारों पे चर्चा करेंगे और उन विचारों में इस मुद्दे पे चर्चा होगी कि स्वतंत्रता संबंधी विचारों में जॉन स्टुअर्ट मिल के इतना अंतर्विरोध क्यों दिखाई देता है, इतना कंट्राडिक्शन क्यों दिखाई देता है। और जब हम इन कंट्राडिक्शंस को देखते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि इन्हीं कंट्राडिक्शंस की वजह से जॉन स्टुअर्ट मिल की बहुत सारी आलोचनाएं बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा की गई जो कि बड़े एमिनेंट हैं, जिसमें कि अर्नेस्ट बार्कर का नाम सबसे पहले आता है, C.L. वेपर का नाम आता है, जॉर्ज सेबाइन का नाम आता है और भी बहुत सारे विद्वानों ने जॉन स्टुअर्ट मिल की आलोचना की है। तो क्या है उस अंतर्विरोध का कारण, क्यों होता है जॉन स्टुअर्ट मिल की आलोचना, उसके जो फिलोसॉफिकल रीजंस हैं, उसके जो गहरे कारण हैं, आज उन गहरे कारणों पे हम लोग चर्चा करते हैं। और देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल हम सभी लोग जानते हैं कि एक इंग्लिश फिलोसोफर था और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है अपने आप में। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जॉन स्टुअर्ट मिल की जो पर्सनैलिटी थी, जो उसकी थिंकिंग थी, जो उससे जो विचारधारा, जिस विचारधारा को वो लेके चला, उसमें आपको कोई सिंगल स्ट्रीम नहीं दिखाई देता है, वो डबल स्ट्रीम पे चल रहा है। जैसे कि दो नावों में पैर रख के चला जाता है तो बड़ा कठिन होता है दो नावों में पैर रख के चलना, उसी प्रकार से जॉन स्टुअर्ट मिल दो विचारधारा रूपी नावों में पैर रख के चल रहा है। एक विचारधारा उसमें है उपयोगितावाद की, यूटिलिटेरियनिज्म की, जिसका की प्रवर्तक जर्मी बेंथम था। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल उस उपयोगितावादी विचारधारा के जनक जर्मी बेंथम का बहुत प्यारा शिष्य था, बहुत बड़ा शिष्य था। तो जाहिर है कि अपने गुरु का प्रभाव तो शिष्य पे पड़ना ही है। तो पहला जो प्रभाव हम देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में, वो अपने गुरु जर्मी बेंथम का दिखाई देता है कि वो उपयोगितावाद से निश्चित रूप से प्रभावित है। भले ही उसके उपयोगितावाद की व्याख्या में उसने अपनी दूरी बना ली हो अपने गुरु से बाद में, लेकिन वो उपयोगितावाद को एक दर्शन के रूप में फिर भी स्वीकार करता है। दूसरी जो चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई देती है जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारधारा में, वो दूसरी नाव है, दूसरी विचारधारा की वो नाव है व्यक्तिवाद। जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत बड़ा व्यक्तिवादी था और वो व्यक्ति का बहुत बड़ा समर्थक था, व्यक्ति के विचारों का, व्यक्ति के कार्यों का, व्यक्ति की स्वतंत्रता का, व्यक्ति के अधिकारों का बहुत बड़ा समर्थक था। और ये मानता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। तो हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल को जब पढ़ते हैं तो यही जो दो विचारधारा संबंधी उसमें द्वैधता है कि एक उपयोगितावाद उसमें दिखाई है, यूटिलिटेरियनिज्म दिखाई देता है, और दूसरा उसमें इंडिविजुअलिज्म दिखाई देता है। और ये जो उपयोगितावाद और व्यक्तिवाद की विचारधाराएं हैं, ये परस्पर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि उपयोगितावादी विचारधारा, जिसका कि जनक बेंथम था, वो ये मानती है कि समाज में अधिक से अधिक लोगों पे हमको फोकस करना है। जो उसका फोकस है कि हमें सुख चाहिए और अधिक से अधिक लोगों का चाहिए, हमें कल्याण चाहिए, अधिक से अधिक लोगों का चाहिए। कायदे से तो सबका होना चाहिए, लेकिन अगर सबका सुख या सबका कल्याण हम संरक्षित न कर सकें तो हमें अधिक से अधिक लोगों का सुख संरक्षित करना चाहिए। ये उपयोगितावादी विचारधारा का मूल दर्शन है, जिसका कि हिमायती जॉन स्टुअर्ट मिल था। लेकिन इसी के उलट इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद क्या कहता है? व्यक्तिवाद एक व्यक्ति मूलक विचारधारा है, वो एक व्यक्ति की बात करता है और इस प्रकार से वो इंडिविजुअल को चैंपियन करता है। इंडिविजुअल के जो भी अधिकार हैं, इंडिविजुअल की स्वतंत्रताएं हैं, इंडिविजुअल का व्यक्तित्व है, इंडिविजुअल का विकास है, तो व्यक्ति मूलक विचारधारा है। तो आप देख रहे हैं कि जो व्यक्तिवादी विचारधारा है वो एक व्यक्ति पे फोकस करती है और जो उपयोगितावादी विचारधारा है वो अधिक से अधिक लोगों के पे फोकस करती है। तो ये तो शुरुआती अंतर्विरोध हो गया कि एक विचारधारा एक व्यक्ति पे फोकस कर रही है और दूसरी विचारधारा अधिक से अधिक लोगों पे फोकस कर रही है, मतलब समाज पे फोकस कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फोकस कर रही है। तो आप जब एक साथ दो बातें करेंगे कि एक या तो व्यक्ति पे फोकस कर लीजिए या सभी पे फोकस कर लीजिए, तो लेकिन अब आप दोनों को फोकस करना चाहेंगे तो वो अंतर्विरोध आपकी विचारधारा में, आपकी थिंकिंग में, आपकी किसी भी एक्सप्रेशंस में ज़रूर आपको दिखाई देगा। और इसीलिए हमको ये जॉन स्टुअर्ट मिल की विचारधारा में हमको ये अंतर्विरोध दिखाई देता है। तो
अब जो आइए देखते हैं कि किस तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल ने पहले इसको बैलेंस करने की कोशिश किया है। हम वो आज क्रिटिसिज्म पे बात नहीं करेंगे, आज हम लोग फंडामेंटल सब्सटेंटिव उसके विचारधारा में जो दो धाराएं चल रही हैं उस पे बात करेंगे और कैसे मिल ने उसको बैलेंस करने की कोशिश किया है और इसी बैलेंसिंग एक्ट में उसके पूरी विचारधारा में कंट्राडिक्शंस पैदा हो गए हैं। देखिए, जब जॉन स्टुअर्ट मिल एक व्यक्ति पे फोकस कर रहा है, वन इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? क्यों वो एक व्यक्ति पे फोकस करना चाहता है? वो इसलिए वो एक व्यक्ति पे फोकस करना चाहता है कि वो कहता है कि जब एक व्यक्ति पे हम फोकस करेंगे और एक व्यक्ति को टारगेट बना के हम उसको ये अवसर देंगे कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, तो धीरे धीरे अगर हर व्यक्ति को यही अवसर मिलेगा, लेकिन बात व्यक्ति से शुरू होती है कि एक एक व्यक्ति से हमें अपनी बात को शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक व्यक्ति पे फोकस करके ये देखा जाए कि उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है। तो मिल कहता है कि जब हम एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो कैसे। दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो वो स्वयं अपना निर्धारण करे कि भाई हमारे व्यक्तित्व का कैसा सर्वांगीण विकास होना चाहिए, या हम तय करें, ये व्यक्ति तय करे, और या समाज तय करे। तो अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास। मिल कहता है कि नहीं, ये चीज़ कि व्यक्ति के विकास कैसे हो, व्यक्ति के विकास का अर्थ क्या हो, व्यक्ति कैसे विकास करे, ये स्वयं व्यक्ति को तय करना है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि व्यक्ति इसको करे कैसे, व्यक्ति इस बात को कैसे तय करे कि उसका सर्वांगीण विकास जो है वो कैसे होगा। तो यहाँ मिल कहता है कि ऐसा करने में व्यक्ति को ऐसा परिवेश मिलना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपने बौद्धिकता का प्रयोग करके, रैशनल फैकल्टीज़ का प्रयोग करके, बिना फियर या बिना किसी कोअर्शन के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी हस्तक्षेप के वो अपना निर्णय ले सके। एक्सक्यूज मी। और ऐसा तभी हो सकता है, ऐसा तभी परिवेश हो सकता है जबकि वो व्यक्ति अपने को स्वतंत्र महसूस करे। तो जब व्यक्ति स्वतंत्र महसूस करता है तभी वो वास्तव में एक प्रकार से अपने बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग करके आगे बढ़ता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। और मिल का ये कहना है कि जब एक व्यक्ति का विकास होता है तो धीरे धीरे उससे समाज को भी लाभ होता है। हर व्यक्ति का धीरे धीरे विकास होगा, अल्टीमेटली समाज को लाभ मिलेगा। तो ये मिल का आर्गुमेंट है। लेकिन अब सवाल ये है कि व्यक्ति फ्री हो कैसे, व्यक्ति को स्वतंत्र किया कैसे जाए। तो मिल का आर्गुमेंट ये है, जॉन स्टुअर्ट मिल का आर्गुमेंट ये है कि देखिए, व्यक्ति को अगर वास्तव में आपको विकसित करना है और ये उसको अवसर देना है कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, बौद्धिकता का प्रयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास करे, तो पहली शर्त उसके ऊपर ये है कि उसके ऊपर आप किसी प्रकार का प्रतिबंध मत लगाइए। नो रिस्ट्रेंट पॉलिसी, अर्थात व्यक्ति को अप्रतिबंधित छोड़ दीजिए, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण न तो राज्य लगाए और न ही समाज लगाए, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो या समाज की कोई संस्था हो या समाज का बहुमत हो, उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगना चाहिए। और इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने जब व्यक्ति की स्वतंत्रता, लिबर्टी को डिफाइन किया तो उसने कहा कि इट इज द सॉवरेंटी ऑफ द इंडिविजुअल ओवर हिज माइंड एंड बॉडी, अर्थात व्यक्ति का अपने शरीर पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने मन पे एक प्रकार से जो संप्रभुता जब स्थापित हो जाती है तब वो वास्तव में सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। तो अब जब व्यक्ति की अपने ऊपर संप्रभुता होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखने का अधिकार आपको, हमको, समाज को, राज्य को नहीं मिलेगा। इसका सीधा साधा तौर तो यही हुआ कि भाई मैं संप्रभु हूँ, मैं अपने साथ जो चाहो करूँ, मैं अपने शरीर के साथ, अपने मस्तिष्क के साथ जैसा चाहूँ, जैसा सोचूँ, जैसा कहूँ, जैसा कार्य करूँ, वैसा हमको करने का अधिकार होना चाहिए। और इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि मनुष्य के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का लगाया गया प्रतिबंध एक बुराई है, इविल है, और उसको हटा देना चाहिए। मनुष्य के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। कहने में तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है।
तो जब आपने प्रतिबंध हटा दिया तो जाहिर है कि व्यक्ति चाहे कार्य, कथन और चिंतन किसी भी स्तर पे अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र पाता है। ज़रूर उसमें वो अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करेगा, ऐसा करने में वो कार्य, कथन और चिंतन में अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करेगा, लेकिन ऐसा करने में वो अप्रतिबंधित रहेगा। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगाया जाना चाहिए। तो कौन सी चीज़ उसको भाई गाइड करेगी? जब समाज गाइड नहीं करेगा, राज्य गाइड नहीं करेगा, सरकार गाइड नहीं करेगा, समाज में कोई और गाइड नहीं करेगा, तो कौन गाइड करेगा? तो मिल कहता है कि उसकी जो इनर कॉन्शियस है वो एक सैंक्शन के रूप में काम करेगी, अर्थात जिसको हम लोग अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, कि व्यक्ति इस बात को स्वयं अपने से तय करे कि भाई उसके लिए एक रैशनली क्या अच्छा है, क्या उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, अच्छा है, और व्यक्ति स्वयं अपना निर्णय करे कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या ठीक है और वैसे ही वो काम करे। यहाँ अगर आपको याद हो इमैनुअल कांट के बारे में जब हमने चर्चा किया था अपने वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स ऑफ ड्यूटी, अर्थात कर्तव्य के अटल आदेश। कांट को रिमेंबर करिए, यहाँ मिल से जोड़िए। कांट भी यही कहता है कि मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और मनुष्य जो है कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स ऑफ ड्यूटी, अर्थात आत्मभूत, आत्म केंद्रित, आत्म स्वतः स्फूर्त जो उसके अंदर ड्यूटी का कॉन्सेप्ट होगा वही वो इन्फोर्स करेगा। उसके ऊपर ड्यूटी कोई दूसरा इन्फोर्स नहीं करेगा। इसीलिए कांट को हीगलवादी और आदर्शवादी आइडियलिस्ट होने के बावजूद भी कांट में इंडिविजुअलिज्म का बहुत ज़बरदस्त आपको पकड़ दिखाई देती है, इंडिविजुअलिज्म का एलिमेंट दिखाई देता है, और यहाँ पे हम मिल और कांट की तुलना कर सकते हैं। तो ये बात रही कि भाई ठीक है, आप व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध न लगाइए, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मिल तो था यूटिलिटेरियन भी, वो केवल व्यक्तिवादी तो था नहीं, वो उपयोगितावादी भी था, यूटिलिटेरियन था। तो अब जब यूटिलिटेरियन आप हैं तो व्यक्ति के साथ आपको ये भी डर लग रहा है कि समाज के भैया और लोगों का क्या होगा, समाज के और व्यक्तियों का क्या होगा, उनके बारे में क्या है। एक व्यक्ति कहीं ऐसा ना हो कि उसको अप्रतिबंधित स्वतंत्रता दे दी जाए तो वो दूसरों लोगों के लिए समस्या बन जाए। तो अब यहाँ पे मिल फिर डरता है, और मिल चूँकि एक व्यक्तिवादी के साथ साथ एक उपयोगितावादी भी है, इसलिए वो ये भी चाहता है कि एक व्यक्ति का तो अच्छाई, एक व्यक्ति का हित, एक व्यक्ति का विकास, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता तो संरक्षित हो, लेकिन उसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल, उनकी भी स्वतंत्रता संरक्षित हो। अब ये कैसे हो, ये संतुलन कैसे हो? तो इसके लिए मिल ने अपने ऑन लिबर्टी में एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल बताया है जिसका नाम है हार्म प्रिंसिपल, अर्थात जिसका मतलब हुआ कि दूसरों का अहित करने वाला, न करने वाला सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल इसको कहते हैं। और मिल का ये कहना था कि जो इंडिविजुअल पूर्ण स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए तब तक जब तक कि किसी दूसरे इंडिविजुअल को हार्म पहुंचाने का प्रयास न करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, और हार्म प्रिंसिपल को याद रखिएगा कि मिल ने कहा है कि ये हार्म प्रिंसिपल, ये अब ये यहाँ पे उपयोगितावाद की याद दिलाता है कि जिस सीमा तक आप अपने तय हैं ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हार्म नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस बिंदु पे आप एक इंडिविजुअल के रूप में दूसरे को हार्म करेंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, वहाँ पे तो फिर आपके ऊपर बंदिश लगानी पड़ेगी, क्योंकि फिर तो दूसरे इंडिविजुअल की स्वतंत्रता को आप जो है वो प्रभावित कर रहे होंगे, उसको नष्ट कर रहे होंगे। तो उसको भी देखना है कि दूसरे इंडिविजुअल को भी उसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो, तीसरे इंडिविजुअल को भी उसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हो। और इसके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है कि व्यक्ति के ऊपर समाज या राज्य को, चाहे वो वैयक्तिक रूप से हो चाहे सामूहिक रूप से, तब केवल हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उसके लिबर्टी ऑफ एक्शन में, उसके कार्यों में तब तक हस्तक्षेप करने का, तभी हस्तक्षेप करने का अधिकार है जबकि एक प्रकार से समाज के आत्मरक्षा की बात आ जाए, अर्थात जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करने की, उसकी स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास करे, समाज की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करे, समाज के अन्य लोगों की स्वतंत्रता को तहस नहस करने का प्रयास करे, समाज में दूसरों की सुरक्षा को नष्ट करने का प्रयास करे, समाज में एक असुरक्षा का कारण बन जाए, तब ऐसी स्थिति में
जो मैनकाइंड है, अर्थात जो समाज है या जो सरकार है या जो राज्य है, तब ही उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ पहले भी हम लोगों को बताया कि व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, ऑल रिस्ट्रेंट फॉर रिस्ट्रेंट इज एविल, अर्थात व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का लगाया गया प्रतिबंध बुराई है। और यहाँ वो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि भाई प्रतिबंध तो आपके ऊपर लगेगा और तब लगेगा जबकि आपका कार्य दूसरे किसी इंडिविजुअल को प्रभावित करेगा या दुष्प्रभावित करेगा। तो अब ये कंट्राडिक्शंस आपको समझने पड़ेंगे कि इसका रीजन फिलोसॉफिकल क्या है, क्योंकि एक तरफ वो इंडिविजुअल से बंधा हुआ है, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो यूटिलिटेरियन है, वो उपयोगितावादी है, उपयोगितावादी के अनुसार वो मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो इस प्रकार से जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसमें यही है कि जो भी आप किसी व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, वो प्रतिबंध वास्तव में केवल और केवल इसी बात से गाइडेड होना चाहिए कि वो प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है किसी व्यक्ति के ऊपर कि वो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित कर सके, अन्य समाज के व्यक्तियों की स्वतंत्रता को भी संरक्षित कर सके। और यहीं पे फिर उसका इंडिविजुअल जो है एक्सपोज होता है कि भाई अब तो आप एक तरफ कह रहे थे कि व्यक्ति पे कोई स्वतंत्रता पे प्रतिबंध मत लगाइए, अब आप यहाँ कह रहे हैं कि स्वतंत्रता पे तो प्रतिबंध लगेगा। जिस बिंदु पे आप जो है दूसरों को नुकसान पहुँचाने, तो अब तय कौन करे? ये तय कौन करे कि किसी व्यक्ति के किसी क्रिया से दूसरे किसी व्यक्ति का नुकसान होना है? ये दूसरा व्यक्ति तय करेगा कि समाज तय करेगा कि सरकार तय करेगी कि राज्य तय करेगा कि बहुमत तय करेगा? कौन तय करेगा इस बात को? अब फिर यहाँ पे मिल पे एक आफत आन पड़ी और फिर वो इंडिविजुअलिज्म में रिटर्न करता है और कहता है कि भाई ऐसा है कि देखिए, इंडिविजुअल में अगर आप हस्तक्षेप करते भी हैं, इंडिविजुअल की स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करते भी हैं दूसरे इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन के लिए, तो फिर मैं यहाँ पे व्यक्ति के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि देखिए, व्यक्ति का जो कार्य है, व्यक्ति का जो कुछ भी एक्शन है, उसको दो भागों में हमको बांटना पड़ेगा। पहला सेल्फ रिगार्डिंग जो आत्मपरक हो और दूसरा अदर रिगार्डिंग जो अन्य परक हो। क्या मतलब हुआ भाई? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस वो एक्शंस है जो केवल कर्ता को, इंडिविजुअल को ही प्रभावित करते हैं, और अदर रिगार्डिंग एक्शंस वो एक्शंस है जो दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। तो बात तो दूसरों को प्रभावित करने वाली हो रही है कि जब जो एक्शन हमारे हमको ही प्रभावित करते हैं, वो दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उसको मत छूइए, उसमें हस्तक्षेप मत करिए। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में आप टच नहीं करिए व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, उसको करने दीजिए। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या खेलना है, क्या पढ़ना है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं। इस प्रकार की जो नहायत सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं उसमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हाँ, जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस हैं उसमें राज्य हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि अदर रिगार्डिंग एक्शंस में इस बात की संभावना है कि हम समझे कि नहीं, हमारा जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस है उसको दूसरे को किसी हार्म नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा आदमी समझे कि उससे तो हमको हार्म हो रहा है। तो यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है कि अदर रिगार्डिंग एक्शंस में आपको अनुमति दी जाती है, राज्य को, समाज को, दूसरे व्यक्तियों को अनुमति दी जाती है कि किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता में कार्य में हस्तक्षेप कर सके अगर अदर रिगार्डिंग एक्शन वो होता है। तो ये शो करता है कि एक तरफ जहाँ मिल अपने पॉलिटिकल थॉट में फिर बार बार इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म दोनों को बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है, और जब इंडिविजुअल के सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में हस्तक्षेप न करने की वो दुहाई दे रहा है राज्य से या हिदायत दे रहा है, तो यहाँ फिर वो इंडिविजुअल के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है कि आप इंडिविजुअल के हर कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कह देंगे कि साहब आपका ये काम जो है वो तो समाज को दुष्प्रभावित कर रहा है, दूसरों की स्वतंत्रताओं को ख़त्म कर रहा है। नहीं, आपको डाइकोटमी मेंटेन करनी पड़ेगी सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस का। हालांकि ये आप भी समझते हैं और हम सब लोग समझते हैं कि किसी व्यक्ति के सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस को सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। उसका कारण ये है कि अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको सोचने का राइट है, लेकिन क्या ये संभव नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं उस सोच से कुछ ऐसी घटना घट जाए, उस सोच से कुछ ऐसा
ऐसा कार्य आपसे हो जाए जो कि फिर बाद में दूसरे समाज को प्रभावित करे। तो एक बार घटना घट जाए उसके बाद आप पे हस्तक्षेप है वो तो दूसरी बात है, लेकिन उस घटना का जो पूर्ववर्ती कारण है आपका चिंतन कि आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं और सोच के उससे प्रभावित होकर आपने घटना कर दी, इस बिंदु पे कैसे राज हस्तक्षेप मिल कह रहा है कि साहब ये तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है। तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शंस का डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल है और इसलिए मिल में ये कंट्राडिक्शंस हमको दिखाई देते हैं कि ये सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस से वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना चाहता है और अदर रिगार्डिंग एक्शन से वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में वो इंडिविजुअलिस्ट हो रहा है और अदर रिगार्डिंग एक्शंस में वो यूटिलिटेरियन हो रहा है। तो ये आपको बराबर मिल में एक क्रॉस फायर में पकड़ा हुआ है, जैसे द्वैध एक आदमी दो पार्टों के बीच में पिसता है ना, उसी प्रकार से मिल पिसा हुआ है। एक तरफ व्यक्तिवाद में चक्की का वो है और दूसरी तरफ की चक्की उपयोगितावाद की है, इन दोनों में वो पिसा हुआ है। लेकिन उसका भाव केवल यही है कि इंडिविजुअल की लिबर्टी किसी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, उसमें कोई खलल ना पड़े, और उसका कारण यही कि वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करके चाहता है कि उस इंडिविजुअल का विकास हो, और वो ये भी चाहता है कि जब इंडिविजुअल का विकास होगा तो उसका अल्टीमेटली बेनिफिट तो सोसाइटी को ही मिलना है और अन्य लोगों को मिलना है। और इसलिए एक तरफ वो यूटिलिटेरियन होने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ वो इंडिविजुअलिस्ट होने, तो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करके, इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करके वो अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट करना चाहता है। ही इज बीइंग यूटिलिटेरियन, और इसीलिए उसकी ऑन लिबर्टी में बार बार हमको कहीं कंट्राडिक्शन दिखाई देता है कि एक जगह वो कह रहा है कि स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाइए, दूसरी तरफ फिर वो प्रतिबंध लगवाता है राज्य से किसी न किसी आधार पे, और फिर वो इंडिविजुअल के डिफेंस में खड़ा होता है कि साहब इतना प्रतिबंध न लगा दीजिए कि इंडिविजुअल के सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में भी आप घुस जाइए। तो इस प्रकार से ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए इन्हीं कंट्राडिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए अर्नेस्ट बार्कर हुए, सीएल वेपर हुए, सेबाइन हुए, इन लोगों ने मिल की आलोचना की है। और अर्नेस्ट बार्कर की आलोचना तो बहुत ही पंजेंट है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। उन्होंने कहा कि मिल वॉज द प्रॉफिट ऑफ एन एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। तो ये आलोचना हम लोग किसी आगे के लेक्चर में फिर इस पर बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग आलोचना है, लेकिन इसके बारे में आगे बात होगी। तो इस संबंध में अगर आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रियाएं हो, तो ज़रूर हमसे साझा करने की कृपा करिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक निवेदन आपसे और करना है कि बहुत सारे छात्र हमको जो अपने सुझाव भेजते हैं कि आप इस विषय पे वीडियो बनाएं, तो उस सुझाव को भेजने के पहले अगर बड़ी मेहरबानी होगी आप हमारी प्लेलिस्ट को देख लें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे सुझाव होते हैं जिस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो एक बार अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और देख लेंगे कि वो वीडियो बन तो नहीं गया है, तो फिर आपको बड़े आसानी से वो वीडियो भी मिल जाएगा और हमें भी उसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके जो भी सुझाव आते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं नोट कर लूँ, और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।